हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो भाई ये वाला सेशन हमें करना था यूट्यूब लाइव, लेकिन यूट्यूब में किसी प्रकार की कुछ दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से हम लाइव नहीं कर पा रहे। तो मैं पहले इस सेशन को रिकॉर्ड कर देता हूँ और उसके बाद आप बच्चों के सामने आ जाएगा यूट्यूब पर अपलोड होकर हमारे चैनल पर। इस वीडियो के अंदर करने के वाले हैं जो भैया इंस्टीट्यूट ने जुलाई 2021 में क्वेश्चन पेपर दिया था एफएमईको का, उसे मैं करने वाला हूँ सॉल्व, सो दैट हमें ये पता रहे कि इंस्टीट्यूट किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ रहा है और थोड़ा कॉन्फिडेंस हमें जो है आ जाए। तो फटाफट से देर किस बात की स्टार्ट करते हैं और ठीक है, दैट्स इट इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ये लीजिए। तो मैंने क्या किया है, इस शीट पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन और साथ में इस शीट पर मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगा। नहीं तो एक ही शीट पर ऊपर नीचे करना रहेगा तो बार बार दिक्कत हो सकती है, राइट। सो यहां पर हम जरा नामकरण कर दें इसका। कौन से पेपर हो तुम भाई? जुलाई 2021 का है आईसीएआई का क्वेश्चन पेपर। किस सब्जेक्ट का है? कहते जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का हमारा ये पेपर रहेगा, जिसमें सेक्शन ए आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि 60 नंबर का है, जिसमें आप पहला प्रश्न कंपलसरी होता है और बाकी 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स का रहेगा आपका 40 मार्क्स का, एफएम का है 60। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है क्वेश्चन 1 का ए पार्ट। कहता जी करंट एनुअल सेल ऑफ कंपनीज 360 लाख, डायरेक्टर आर ऑफ द ओपिनियन की कंपनी का जो करंट एक्सपेंडिचर है टू हाई है ऑन द रिसेल मैनेजमेंट एंड विद द व्यू टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर दे आर कंसीडरिंग फॉलोइंग टू न्यू ऑल्टरनेट क्रेडिट पॉलिसीज। तो दो पॉलिसी उनके पास है, पॉलिसी एक्स और पॉलिसी वाई। कहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड है 1.5 महीने और 1 महीने एक्स और वाई में। परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट यानी कि बात कर रहा है बेड डेट की 2%, 1%। और कलेक्शन का खर्चा होता है 12 लाख 20 लाख रुपए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 150 रुपए है, जिसमें से कॉस्ट है 120। तो यार 30 रुपए का आपका क्या हो गया जी? प्रॉफिट हो गया। अभी उसने वीसी और एफसी में हमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं दिख रही, तो ये 30 रुपए हमारा कंट्रीब्यूशन ही हो जाएगा। करंटली जो चल रहा है हमारा 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है और परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट 3% है, मतलब बेडेड 3% होता है। और करंटली एनुअल एक्सपेंडिचर कितने कलेक्शन का? 8 लाख। कहता रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज 20%, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर के लिए जो रेट कंसीडर करना है वो 20% है। कहता डिटरमाइन विच क्रेडिट पॉलिसी इट शुड फॉलो। इंस्टीट्यूट ने जब इसका आंसर दिया तो इंस्टीट्यूट ने दो तरीके से करके दिया। एक बार उन्होंने करके दिया टोटल अप्रोच के हिसाब से और एक बार उन्होंने करके दिया इंक्रीमेंटल अप्रोच के हिसाब से। ज्यादा बेटर इंक्रीमेंटल है तो मैं इंक्रीमेंटल के हिसाब से आपको बताऊंगा। जब हम क्वेश्चन पर जाते हैं, उसने आपको सिर्फ एक ही बार लिखकर बताया कि भैया टोटल सेल 360 लाख है, यानी कि सेल इज सेम इन ईच एंड एवरी ऑप्शन। सेल को सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे जो हमारा प्रेजेंट पॉलिसी है, कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन की तरफ, देख पा रहे हैं हमारा प्रेजेंट पॉलिसी 2 महीने वाला, प्रपोज पॉलिसी एक्स जो 1.5 महीने और प्रपोज पॉलिसी वाई 1 मंथ वाला। क्रेडिट सेल जब आप देखेंगे यहां पर तीनों जगह सेम लिखे 360 360 360। ओके, सबसे पहले देखते हैं बेड डेट्स। क्वेश्चन ने कहा था बेड डेट करंटली 3%, फिर 2 और 1 हो जाएगा। तो आप सेल्स का 3%, सेल्स का 2 और सेल्स का 1% करेंगे तो ये वैल्यूज आपके सामने आ गई। इंक्रीमेंटल अप्रोच में हमारा काम रहता है इंक्रीमेंटल देखना, लेकिन यहां पर तो देखा इंक्रीमेंटल मतलब एक्स्ट्रा होता है, यहां पर तो कम हो गया। तो बेसिकली दिस इज रिडक्शन, दैट इज सेविंग इन बेडेड। तो एक पॉजिटिव है आपके पास। 3.6 लाख और 7.2 लाख की फिगर यहां पर आपकी आ जाती है। उसके बाद कलेक्शन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन ने बताया, ये तो गिवन स्टेट में 8 लाख होता था पहले, फिर 12 और 20 होगा। तो यहां पर हमारा क्या है? इंक्रीमेंटल, मतलब खर्चे में इंक्रीज हो रहा है। तो इसको मैं नेगेटिव डाल देता हूं, ब्रैकेट में डाल देता हूं। और एक तीसरा पॉइंट क्या दिया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कंप्यूटेशन हम यहां से देख सकते हैं। आपका जो टोटल कॉस्ट है कैसे आएगा? सेल्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज। और क्योंकि सेल्स का अमाउंट सेम है, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, तो टोटल कॉस्ट आपका ये सेम आ गया तीनों केस में। मल्टीप्लाई बाय कलेक्शन पीरियड जो कि कितना है? 2 मंथ्स, 1.5 और 1 मंथ करंट प्रपोज पॉलिसी एक्स और प्रपोज पॉलिसी वाई में इनटू रेट ऑफ रिटर्न। जब आप यहां तक करते हैं तो आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ डेटर की इतने रुपए के हमारे डेटर हैं। और अगर आपकी डेटर ना होते, अगर कैश सेल हो गई होती तो आपका पैसा ब्लॉक ना होता, और अगर आपको पैसा समय पर रियलाइज होता यू कुड हैव वन 20% रिटर्न। इसके हिसाब से वैल्यूज आ गई 9,60,720,480। इनको जाकर हमने यहां पर कॉपी कर दी और यहां से आपका सेविंग आ गया। क्लियरली देख सकते हैं यहां से सेविंग एग्जिस्टिंग में 9.6 है, पॉलिसी एक्स में 7.2, तो हमारा कम हो गया। सेविंग हुआ 2,40,000 का। सिमिलरली अगर मैं पॉलिसी वाई को इसके साथ कंपेयर करता हूं तो 4.8 लाख का अपना सेविंग होता है। तो यहां पर उन्होंने लिखा सेविंग इन दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2.4 और 4.8। तो हमने इन दोनों को प्लस करना, किनको? ध्यान से देखेंगे जो येलो वाले हैं इनको प्लस कर दो क्योंकि आपको फायदा हो रहा है, और जो मैं ऑरेंज कलर से मार्क कर रहा हूं इसको क्या कर दो? माइनस कर दीजिए। तो आपके पास नेट रिजल्ट जो आ रहा है, नेट बेनिफिट
एक्स वाले में आ रहा है 2 और वाई वाले में 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इस वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट जो है करेंगे। आसान क्वेश्चन था, हमारी किताब में ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, तो इसमें दिक्कत की बात कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न आपको कहता जी देयर आर टू कंपनीज आर लिमिटेड एस लिमिटेड हैविंग सेम ऑपरेटिंग रिस्क एज गिवन बिलो। आर और एस का डाटा क्वेश्चन ने बताया, EBIT बता दिया उसने 10 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 17 और 50, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दिया 18 और 15। क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़कर ये समझ आ गया था कि क्वेश्चन आपसे थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का, जब उसने बोला हैविंग द सेम ऑपरेटिंग रिस्क। क्वेश्चन कहता कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ बोथ द कंपनीज एज पर MM अप्रोच विदाउट टैक्स। फिर कहता कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनी ऑन द बेस ऑफ MM अप्रोच विदाउट टैक्स। यार MM का तो नाम लिख दिया, MM ना भी लिखता तब भी एक ही तरह से हो सकता है। जब थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर करते हैं तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आता है? सिंपल, जितनी भी अर्निंग अवेलेबल है, अर्निंग मतलब EBIT, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करो, जो भी बचा वो सारा इक्विटी के लिए बचा, क्योंकि थ्योरीज एज्यूम करती है ना तो कोई टैक्स है और ना ही प्रेफरेंस है। डिवाइड बाय KE कर दीजिए तो आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। तो हम वैल्यू ऑफ इक्विटी इस प्रकार से निकाल लेंगे। और जब उसने बोला टोटल वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब एस लिमिटेड में तो अगर आप देखेंगे यहां पर डेट है ही नहीं, डेट तो डैश है, तो उसमें जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है वही वैल्यू ऑफ फर्म हो जाएगा। और आर लिमिटेड में क्या करेंगे, जो 33 लाख है वैल्यू ऑफ डेट, इसको ऐड कर देंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी में, तो टोटल वैल्यू आ जाएगा। लेट अस सी। तो ये देखिए आपके सामने आ रहा है प्रश्न नंबर 1B का आंसर। सबसे पहले उसने निकाला जी, क्या बोलता है ये देखो, हम निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, EBIT गिवन है क्वेश्चन में 10 माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट, सिर्फ पहले वाली कंपनी आर लिमिटेड में ही। अरे वाह, नाम तो बड़े सही है इस क्वेश्चन, RS, राहुल एंड शिखा, क्या बात है, मजा आ गया इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पे। डेट है 33 लाख का, 33 लाख के ऊपर आएगा पुत्र 10% के हिसाब ਨਾਲ इंटरेस्ट आ गया 3.3। एस लिमिटेड में आएगा नहीं कुछ भी, क्योंकि इंटरेस्ट डिबेंचर है ही नहीं। ये आ गया जी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको EAE भी कहा जाता है। इसको डिवाइड कर दिया किससे, KE से, तो ये आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी R और S के केस में। और मैंने क्या कहा था, इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ डेट को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यू। तो ये इक्विटी का हमने कॉपी कर लिया, डेट का वैल्यू सिर्फ आर लिमिटेड में था, ऐड किया, तो ये आ गया जी आपका वैल्यू ऑफ फर्म। अब देखेंगे दूसरे वाली कंपनी में जो एस लिमिटेड है, उसमें जो वैल्यू ऑफ इक्विटी था वही आपका वैल्यू ऑफ डेट आ जाता है। गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ये लीजिए प्रश्न नंबर 3 पर आ गए। 1 का C कहता है कंपनी है जी KP लिमिटेड इज इन्वेस्टिंग ₹50 लाख इन अ प्रोजेक्ट, मतलब आउटफ्लो है। लाइफ कितनी है प्रोजेक्ट की, 4 साल, रिस्क फ्री रेट है 6, रिस्क प्रीमियम है 6%। जैसे ही रिस्क प्रीमियम दे समझ गए, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट की बात करेगा। और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कितना होता है जी, रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम, तो टोटल RADR हो गया जी 12%। अदर इंफॉर्मेशन एज अंडर, 4 साल की सेल बता दी। पीवी रेशो कहता सेम है हर साल में, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी सेल्स इनटू पीवी रेशो करके। फिक्स कॉस्ट बता दिया एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, चारों साल की कंट्रीब्यूशन में से हर साल की फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, EBIT तक पहुंच गए डेप्रिसिएशन के अलावा। कहता जी इग्नोर करना इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अरे यार, जब तुमने टैक्स को ही इग्नोर करने के लिए कह दिया तो डेप्रिसिएशन का काम, डेप्रिसिएशन इज कंसीडर्ड ओनली एंड ओनली फॉर द टैक्स सेविंग। जब टैक्स के लिए मना ही कर दिया तो डेप्रिसिएशन इररिलेवेंट हो गया। आपने यानी कि सेल्स में से, मतलब सेल्स के बेस पर पीवी रेशो लगाकर कंट्रीब्यूशन निकाल लो, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, जो वैल्यू आ गई वही आपका कैश इनफ्लो हो जाएगा। और कहता यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एनपीवी ऑन द बेस ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। और डिस्काउंटिंग फैक्टर 6 और 12 पर दिया। सर 6 पर क्यों दिया, कंफ्यूज करने के लिए। अपने को कौन सा चाहिए, उसने बोला RADR के बेस पर करो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, तो अपने को सिर्फ ये वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए। और जब क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग रेट दिया हो, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यूज भी दी हो, तो आपने चतुर नहीं बनना कि मैं अपने आप कैलकुलेटर पे कर दूं, जो क्वेश्चन है दिया वही मानना होगा। ये लीजिए, तो हमने मुझबानी भी कर दिया। ये सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई किया, कंट्रीब्यूशंस आ गई, माइनस कर दी फिक्स कॉस्ट गिवन थी, जो वैल्यूज आई इन्हीं को कैश फ्लोज कह दिया, क्योंकि डेप्रिसिएशन का कोई रोल है ही नहीं। कैश फ्लोज को 12% के हिसाब से डिस्काउंट कर दिया और माइनस कर दिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो आपका एनपीवी आ गया। क्योंकि एनपीवी आ रहा है पॉजिटिव, हम कहेंगे भैया एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कहीं लिखा उन्होंने, हालांकि लिखकर नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम लिखकर आ सकते हैं, हमेशा डिसीजन दे देना चाहिए। ये आ रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर D पर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द कंपनी LMN लिमिटेड। अर्निंग्स कितनी है कंपनी की, 30 लाख रुपए। डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%। इसका मतलब क्या है कि जितना कमाते हैं अर्निंग, उसमें से 60% का डिविडेंड पे कर देते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 5 लाख। 30 लाख कमाते हो 5 लाख शेयर्स के लिए, तो 30 लाख बटे 5 लाख 6 रुपए की क्या होगी जी, EPS। और 6 रुपए का पुत्र 60% हो गया, 3 रुपए 60 पैसे द डिविडेंड, 3 रुपी 60 पैसे का हो गया डिविडेंड। कहता जी रेट ऑफ रिटर्न मतलब R इज 15% थे, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट KE इज इक्वल टू 13%।
कहता जी डिटरमाइन व्हाट शुड बी द मार्केट वैल्यू एज पर द वॉल्टर मॉडल। तो फॉर्मूला ला देना आप वॉल्टर दा यार, आसान है था ए रहा जी फॉर्मूला डी प्लस आर अपॉन के इंटू ई माइनस डी अपॉन के। तो डी हमने निकाल लिया 3.6, ई है 6। इस सारे फिगर्स को आप यहां पर फिल करेंगे तो ये आंसर आ गया जी 49 रुपए। एग्जाम में सिर्फ ये लिखकर डायरेक्टली आंसर मत लिखना, स्टेप करके दिखाना। कई बार क्या होता है फाइनल आंसर गलत है, लेकिन अगर आपके स्टेप्स ठीक हैं अंत तक पहुंचने से पहले, मतलब इसको सिंप्लीफाई करते करते धीरे धीरे जाओ आंसर पर, एक साथ आंसर पर नहीं जाना। बी पार्ट में क्या पूछता है, पेट है। जब भी वॉल्टर आएगा तो क्वेश्चन अक्सर ये पूछेगा कंप्यूट द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एज पर वॉल्टर। कितनी है, आप आर और के को देखिए, क्या हमारा आर ग्रेटर देन के है? हाँ जी। अगर आर ग्रेटर देन के है तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो रहती है 0, क्योंकि आर ग्रेटर देन के का मतलब कंपनी हैज गॉट द गुड प्रोजेक्ट्स इन हैंड, जहां पर वो 15% अर्न कर सकते हैं, जबकि कॉस्ट इज ओनली 13। तो कंपनी शुड नॉट पे द डिविडेंड, दे शुड कीप द अमाउंट विद देम ओनली। इसलिए ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो है 0। और कहते मार्केट वैल्यू भी बता दो एट दैट पे आउट रेशियो, मतलब 0 डिविडेंड लेकर निकाल दो। ये देखिए, व्हेन return is more than the cost of equity, the price per share increases if the dividend payout ratio decreases. So optimum payout dividend ratio is nil. तो 0 डिविडेंड लेकर आपने आंसर निकाल देना, जो आ जाएगा 53.254। ठीक है ना। और ये आप वेरीफाई कैसे हो गया कि पहले 49 था और जैसे हमने डिविडेंड को 0 किया तो आंसर आपका बढ़ गया। ये हाईएस्ट प्राइस है, इससे ऊपर नहीं जा सकता विद द गिवन डाटा। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं जी। ये क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट थक ही नहीं रहा, इतनी बार पूछ रहा है, इतनी बार पूछ रहा है, क्या करें? बच्चे हर बार सोचकर जाते हैं इस बार नहीं आएगा, फिर आ जाता है। हमारे लिए तो अच्छा ही है, हमारे लिए तो अच्छा ही है। कहता जी फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ टिट्टी लिमिटेड। ईपीएस 10 रुपए, डीपीएस 6 रुपए, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 6%। जैसी ग्रोथ रेट दिया समझ गए कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगाना होगा, D1 अपॉन P नॉट प्लस जी फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ केई। और जब डिविडेंड आपको दिया, बच्चे कहते हैं सर इसके साथ बताया नहीं सर कौन सा है, तो नोट देकर कुछ भी मान सकते हो, और प्रेफरेबली क्योंकि डिविडेंड सिंपल लिखा है तो इसको डी नॉट ही मानिए। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है पुत्र क्वेश्चन के अंदर 120 रुपए, टैक्स रेट है 30%, रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल फाइनेंस 30 लाख रुपए चाहिए, और जो डेट इक्विटी रेशियो है वो है 2:1। मतलब 30 लाख रुपए को जब 2:1 में करोगे तो 20 लाख का डेट और 10 लाख की इक्विटी हो गया। फिर कहता जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना वो कुछ इस प्रकार से है, 0 से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 9%, और 10 लाख से ऊपर लोगे तो 8%। देयर इज नो रिजर्व एंड सरप्लस, ऐसा एज्यूम करना। और क्या कहता, क्या करिए, फाइंड आउट द पैटर्न ऑफ फाइनेंस फॉर एडिशनल रिक्वायरमेंट। पहले इसी को निकाल लेते हैं। पैटर्न का मतलब किस तरह से रेज करना है। 30 लाख को 2:1 में किया तो डेट 20 और इक्विटी आ गया 10 लाख। और जो डेट है 20 का, उसको क्या करना, पहले 5 लाख 10% पर, अगले 5 लाख 9% पर। ये देखो, पहले 5 लाख 10%, अगले 5 लाख 9%। टोटल डेट कितना है अपना 20 लाख रुपए का। तो 20 लाख में से 10 तो ऐसे हो गए, जो बाकी बच गया 10 लाख वो 8% पर आ गया, और 10 लाख का तो इक्विटी था वो सीधा सीधा लिख दिया। तो ये हो गया पैटर्न। इस तरह से एक स्टेटमेंट बनाकर इंस्टीट्यूट को हमने दे दिया। हालांकि इंस्टीट्यूट ने ना इस क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला है। यहां पर उन्होंने किया स्लैब रेट के साथ, लेकिन उन्होंने एक ऑल्टरनेट आंसर बनाकर दिया। वो कहते कि जब यहां पर लिखा है अबव 10 लाख, तो अगर आप में से किसी बच्चे ने एज्यूम किया कि हमारा जो डेट है वो 20 लाख का है और वो सारा तो 10 लाख से ऊपर ही बन रहा है, तो हम उसको 8% के हिसाब से ले लेते हैं सारे डेट को। तो भी इंस्टीट्यूट ने किया है। देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। इसमें इन्होंने क्या किया, पूरा डेट 20 लाख का 8% पर ही दिखा दिया। तो दोनों में से किसी भी तरह कीजिए, अपना एजम्पशन और नोट लिख कर आइए। हम जब क्लास में ही पढ़ाते हैं तब यही बोलते हैं, अगर कोई चीज वेग है आप हमेशा उसके लिए नोट लिखिए, और जो आपको लगता है सही उस सर्कमस्टांस में वो कीजिए, इंस्टीट्यूट गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो इतनी ज्यादा टेंशन हमने नहीं लेनी कि सर इन्होंने ऐसे किया वैसे किया। हालांकि प्रेफरेबली मैं भी यही मानूंगा कि जो इन्होंने फर्स्ट आंसर दिया वो ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि इट हैज बीन सीन इन द पास्ट। ऐसे क्वेश्चन आरटीपीज में भी बहुत बार दिए, इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में भी पूछे, तो हमेशा यही सॉल्यूशन करते आए हैं। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कहता कैलकुलेट पोस्ट टैक्स, ऑब्वियसली एडिशनल डेट का कॉस्ट तो पोस्ट टैक्स ही होता है। पोस्ट टैक्स मतलब 1 माइनस टी एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, अभी हमने देखा 5 लाख रुपए का डेट 10% पर है, 5 लाख का 9% पर और 10 लाख का 8% पर। तो इनका एवरेज कॉस्ट क्या बनेगा, सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज कॉस्ट, पोस्ट टैक्स एवरेज। जैसे WACC निकालते हो वैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना है सिर्फ डेट का। पहली बात तो उसने टैक्स रेट दिया, तो जरा टैक्स का इंपैक्ट लेकर I इंटू 1 माइनस टी कर दें, तो आपके पास 3 तरह का है 10, 9, 8। फॉर्मूला I इंटू 1 माइनस टी, टी तो सेम है 0.3, 0.3, 0.3, और तीनों का 10, 9, 8 के हिसाब से हमने वैल्यूज निकाल ली, 7%, 6.3 और 5.6%। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, अपनी स्टेटमेंट बना सकते हैं, डेट 1, डेट 2, डेट 3।
डेट 1, डेट 2, डेट 3 का अमाउंट लिख लिया, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। जो पहले वाला 5 लाख है उसके ऊपर है कॉस्ट 7%, इसके ऊपर है 6.3%, ये कॉस्ट है हमारी। ऐसे कर सकते हैं, रुको पहले इसका क्या कर सकते हैं, नॉर्मल बच्चों को ऐसे समझ आता तो हम ऐसे करते हैं, वेट ये टोटल हो गया 20 लाख, 5/20, 0.25, 5.20, 0.25 एंड 0.50। इसके बाद आ गया जी कॉस्ट जो हमने निकाला 7%, 6.3 और 5.6। तो हम क्या करेंगे, वेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कर देंगे, 7 इंटू 0.25 मेमोरी प्लस 6.3 इंटू 0.25 मेमोरी प्लस 5.6 इंटू 0.5 मेमोरी प्लस MR से 6.125%। ये देखिए जी, तो इस तरह से हमने कर दिया। इंस्टीट्यूट ने थोड़ा देसी अंदाज में कर दिया, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्जाम में प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और बच्चे इसको देखकर भ्रमित उठते हैं, अरे इंस्टीट्यूट ने तो सजेस्टेड में ऐसे किया था, हम भी कर देते। नहीं करना। तीसरी चीज देखते हैं क्या पूछता है, कहता जी कैलकुलेट कर देना कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो फॉर्मूला क्या है, D1 अपॉन पी नोट प्लस जी। आपको जो डी नोट दिया था, मैंने कहा था कितना है वो 6 रुपए, तो उन्होंने क्या किया, डी नोट था 6 रुपए, D1 कैसे आ गया 6 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट विच इज अगेन 1.06, ग्रोथ रेट 6%। तो ये आ गया D1, प्राइस दिया 120 प्लस कर दिया ग्रोथ रेट, तो ये आपका आ गया जी 11.3%। और लास्ट में क्या कहेगा पता ही है, कहता कैलकुलेट द ओवरऑल WACC ऑफ द एडिशनल फाइनेंस। तो हमने डेट की कॉस्ट निकाली है 6.125, 20 लाख का डेट है, 6.125 निकाला, और इक्विटी 10 लाख का, उसका कॉस्ट अभी निकाला 11.3, वेट ले लिया और मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ गया जी फाइनल वैल्यू 7.85 जी। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, रेशियो एनालिसिस चैप्टर का है हमारी किताब में, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ एक दो फिगर चेंज है। कहता जी कंपनी है मास्को लिमिटेड विच हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग रेशियोज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ईयर 31 मार्च 21। सेल्स दे दिया, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, फॉर्मूला क्या होता है जी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, नेटवर्थ में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ जाते हैं, तो उनके लिए रिटर्न जो बचती है EAT डिवाइड बाय नेटवर्थ इनटू 100, ये दे दिया। और EAT का दूसरा नाम क्या है, नेट प्रॉफिट। इनकम टैक्स का रेट है 50%, शेयर कैपिटल टू रिजर्व 6:4, मतलब टोटल नेटवर्थ में से शेयर कैपिटल रिजर्व है 6:4 में, करंट रेशियो 2.5, नेट प्रॉफिट रेशियो 6.5%, इन्वेंट्री टर्नओवर ऑन द बेस ऑफ COGS इज 12, और COGS बता दिया 22,50,000। ओके, देखेंगे इससे क्या हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, रिसीवेबल है 2 लाख, जिसमें डेटर है 1.25, मतलब बाकी BR वगैरह होगा, पेएबल है 2.5 लाख और बैंक ओवरड्राफ्ट 1.5 लाख। क्वेश्चन की डिमांड देखिए, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडिंग 31 ऑफ मार्च 21। बेस्ट क्या है, हम इसके लिए ट्रेडिंग P&L टाइप बना सकते हैं। मैं बनाकर दिखा देता हूं आपको। इंस्टीट्यूट का करने का तरीका थोड़ा सा अलग था, मुझे लगता है ये वाला आसान, ज्यादा तरीका आसान रहेगा। तो हम एक छोटा सा ट्रेडिंग P&L बना लेते हैं। हमने कहा भैया जी सेल्स है क्वेश्चन में गिवन, ये देखो जी 75 लाख और COGS है 22,50,000, तो GP आ जाएगा, सेल्स 75 लाख, COGS 22,50,000, तो बेटा ये आपका आ गया जी ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने कंप्यूट किया हुआ है शायद, जी हाँ 52,50,000। ये GP हमने कर दिया ब्रॉड डाउन 52.50। ठीक है, यहां तक इतना तो ओके है। उसके बाद आपको क्वेश्चन ने एक फिगर दी, ये हमें निकालना है बैलेंसिंग फिगर, जरा इसको रेड कलर से लिख लें। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये अपना आएगा बैलेंसिंग फिगर। उसके अलावा क्या चीज दी, क्वेश्चन ने एक इंटरेस्ट दिया था आपको, ये देखिए इंटरेस्ट की फिगर दी थी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 75,000, खर्चा है P&L में आएगा, सिंपल सी बात है। एक नेट प्रॉफिट है और एक टैक्स दिया, कुल मिलाकर इतनी ही चीजें उसने हमें बोली हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्क, ठीक है इसे छोड़ो, यहाँ आ जाओ पहले। नेट प्रॉफिट टू सेल वाली रेशो का प्रयोग कर सकते हैं, 6.5% है, तो 75 लाख का 6.5%, ये देखिए जी इन्होंने किया हुआ 487,500 का आ गया नेट प्रॉफिट। नहीं तो हम अपना कर सकते हैं, हम कोई मोहताज थोड़ी हैं। सेल्स थी 75 लाख, 75 लाख का 6.5%, आ जाओ भाई कैलकुलेटर, 75 लाख 10 6.5% पुत्र यार है 4,87,500। अब क्वेश्चन ने बोला जो टैक्स रेट है 50% है, मतलब अगर अर्निंग बिफोर टैक्स निकालना हो, फॉर्मूला क्या होता है EAT अपॉन 1 माइनस T। तो आपका जो EBT रहा होगा
वो है 9,75,000 और टैक्स क्या है इन दोनों का डिफरेंस? अर्निंग बिफोर टैक्स में से अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस कर दो जो डिफरेंस है वो क्या है? टैक्स है इन दोनों का डिफरेंस। तो ये आपका आ गया जी टैक्स 4.875। वैसे ही बड़ा आसान था जिन बच्चों का मैथमेटिक्स स्ट्रांग है। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है 4.875 और 50% टैक्स, मतलब जो कमाया था उसमें से 50% टैक्स दे दिया और जो बचा ये क्या है 50%। तो अगर 50% 4.875 है तो बाकी का भी तो यही होगा, तो इसीलिए आपका वो सेम आ रहा है। ठीक है ना, टैक्स का अमाउंट भी आपका और ये दोनों फिगर सेम आएगी क्योंकि दोनों 50% है। और ये सब करने के बाद ये देखिए जी बैलेंसिंग फिगर आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 52.5 माइनस 4.875 माइनस 4.875 माइनस 0.75, ये आ गया जी 42 लाख रुपए। 42 लाख रुपए ये लीजिए, 42 लाख। एक पार्ट तो ये था। दूसरा उसने क्या कहा हमें, प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डाटा हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये सारा डाटा हमने यहाँ पर कर लिया कॉपी और सिर्फ ये फिगर्स भरनी रहेगी। इसमें से कुछ फिगर्स तो उसने दी हुई हैं, देखो पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया उसने, गलती से टर्म लोन लिख दिया, ये ओवरड्राफ्ट लिखना चाहिए उसे, ये क्वेश्चन की छोटी सी गलती रही। रिसीवेबल्स दिए हुए 2 लाख, तो ये वाली फिगर भी उसने दी हुई है, तो ये मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कर क्या सकते हैं। हमारे पास नेट प्रॉफिट है और यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, देखो मैंने यहाँ पर लिखकर आपको फॉर्मूला बताया था, नेट प्रॉफिट अपॉन नेटवर्थ इनटू 100। तो मेरे पास क्या होगा जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 25% और रिटर्न हमें पता है कितने, ईएटी, ये रहा 4,87,500। जब आप ये लगाएंगे तो आपके पास नेटवर्थ आ गई 19,50,000। इसमें से शेयर कैपिटल रिजर्व कितने हैं 6:4, तो 6/10 और 4/10 करते ही आपके पास शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस आ गए, जिसे हम यहाँ जाकर कर देते हैं कॉपी। बात बची डिबेंचर की। अगर हमने क्वेश्चन में ध्यान से देखा हो, ये देखिए इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है 75,000 रुपए और यहाँ लिखा है 15% डिबेंचर, मतलब जो 75,000 रुपए का इंटरेस्ट है दैट इज एज पर 15% कॉस्ट। तो 75,000 डिवाइड बाय 50% किया आपने, आगे जी डिबेंचर का अमाउंट भी 5 लाख। इतना काम हो गया, सिर्फ रह गई एसेट साइड। देखते हैं क्वेश्चन में दिया है आपको करंट रेशियो 2.5। इसका प्रयोग मैं कैसे कर सकता हूं, क्योंकि पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है आपका करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी 4 लाख की होगी टोटल, 2.5 प्लस डेट, तो करंट एसेट्स का टोटल निकल आएगा। जैसे करंट रेशियो लगाया, ये करंट लायबिलिटी का टोटल 4 लाख और करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2.5, तो मैं क्या करूंगा 2.5 को करंट लायबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, करंट एसेट आ गए 10 लाख के। इस 10 लाख में से, ठीक है ना, ठीक है, वो उन्होंने अलग से कंप्यूटेशन करके, बड़ा आसान है, 28,50,000 है टोटल बैलेंस शीट। ये अगर हमारे पास 10 लाख है तो ये बैलेंसिंग फिगर 18,85,000 आएगी, तो उन्होंने इसे अलग से निकाल कर दिखा दिया फिक्स्ड एसेट को। यहाँ बैलेंसिंग फिगर दिखा दोगे तब भी एक ही बात है। फिर बात आई जी, हमें एक दिया था सीओजीएस और इन्वेंट्री टर्नओवर। ये लो इन्वेंट्री टर्नओवर 12, इसका फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन स्टॉक। सो सीओजीएस की फिगर भी दी हुई है, सीओजीएस से 22,50,000, इन्वेंट्री टर्नओवर, तो यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक आ गया 187,500। ये लीजिए 10 लाख का टोटल करंट एसेट है जिसमें से स्टॉक पता चल गया, रिसीवेबल क्वेश्चन में गिवन है, तो ये बैलेंसिंग फिगर हो गई कैश। तो 10 नंबर का क्वेश्चन बट आसानी से, बहुत ही सरलता से किया जा सकता है, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी इसमें नहीं है। और क्या दिया है क्वेश्चन ने, ठीक है ये लीजिए अगला प्रश्न काफी अच्छा है, इसको पढ़ेंगे आराम से। दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड, लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे इस पेपर का। नहीं लास्ट नहीं है, सॉरी, इसके बाद एक और है, ये तो 4th नंबर हुआ ना, एक 5 नंबर भी तो होगा। ये लीजिए क्वेश्चन कहता है एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, एन एग्जिस्टिंग कंपनी हैज अ मशीन व्हिच हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 2 इयर्स, एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 4 साल विद 0 रेजिडुअल वैल्यू इन द एंड। देखिए क्या हो रहा है, एक मशीन है इन ऑपरेशन फॉर 2 इयर्स, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। यहां आपने स्टार्ट किया था, 2 साल हो चुके, मतलब आप यहां हैं, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 4 साल, नो रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड, करंट मार्केट वैल्यू यहां आज की डेट में 3 लाख रुपए का बिक जाएगा इस डेट पर। मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू परचेज एन इंप्रूव्ड मॉडल व्हिच गिव्स इंक्रीज आउटपुट, डिटेल्स आर एज अंडर। परचेज प्राइस एग्जिस्टिंग मशीन का 6 लाख, नई मशीन का 10 लाख, मतलब जब आपने यहाँ खरीदा था इसकी 6 लाख की कॉस्ट थी और इसको जब ओरिजिनल को खरीदूंगा इसकी 10 लाख की कॉस्ट रहेगी। एस्टिमेटेड लाइफ टोटल 6 और 4, इसकी टोटल कितनी है 6 साल, ऑब्वियसली 2 साल बीत चुके, 4 रह गए, और इसकी भी कितनी है जी 4 साल की ही इसकी लाइफ है, तो वो लाइफ से मैच हो गया। रेजिडुअल वैल्यू दोनों का ही 0 है, मतलब तुम्हारा भी जो स्क्रैप है वो 0 है।
उसके बाद क्वेश्चन डाटा दे रहे कितने डेज ऑपरेट करेंगे, 300 दिन, हर दिन में 6 घंटे काम होगा, मतलब 300 गुना 6 1800, ये तो दोनों ही जगह सेम है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपए 10 रुपए, मटीरियल 2 रुपए 2 रुपए, आउटपुट पर आवर, एक घंटे में 1800 घंटे, और एक घंटे में कितने यूनिट बनेंगे, 40 यूनिट, तो टोटल 72,000 यूनिट यहां बनेंगे। एक मिनट, 300 इंटू 6 1800, 18 दूनी सॉरी इधर 20 है, इधर 36,000 यूनिट, और अगर इधर देखूं 1800 गुना कितने हैं, आउटपुट पर आवर 40 यूनिट है, तो यहाँ 72,000 मतलब डबल हो गए सीधा सीधा। एग्जिस्टिंग मशीन पर काम करोगे तो 36,000 यूनिट, न्यू मशीन पर जाओगे 72,000। लेबर कॉस्ट भी है पर आवर 20, ये चीज पर आवर दी है और हमें पता है कितने आवर्स हैं, ये 1800 और 1800 आवर्स हैं यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई रिस्पेक्टिवली 20 और 30 से होगा, लेबर का खर्चा आ गया। फिक्स ओवरहेड है पर एनम एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 1,00,000 और 60,000। वर्किंग कैपिटल एग्जिस्टिंग मशीन का 1 और इसका 2, तो ये इंक्रीमेंटल कितना हो गया जी, एक्स्ट्रा, हमें तो रिप्लेसमेंट डिसीजन में इंक्रीमेंटल काम करना है, तो एक्स्ट्रा 1,00,000 का वर्किंग कैपिटल हमारा जाएगा। इनकम टैक्स रेट कंपनी तो सेम ही है भाई, 30% ही रहने वाला है। कहता जी एज्यूमिंग दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, कंपनी यूजेस द WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन 20% एंड इट हैज सेवरल मशीन्स इन 20% ब्लॉक। तो ये एक अच्छी चीज रही, इंस्टीट्यूट ने ब्लॉक का कॉन्सेप्ट न्यू सिलेबस में डाला तो था, लेकिन एग्जाम में अक्सर देता नहीं था, तो इस क्वेश्चन में दे भी दिया, उसकी नॉलेज टेस्ट होगी। हमने क्लास में लास्ट के 3 कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं इस चैप्टर में, वो ब्लॉक वाले पढ़े हुए हैं अच्छे से, तो मेरे स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। पूछ रहा है एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द रिप्लेसमेंट एज पर द एनपीवी मेथड, और 10% पर 4 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको दे दिया, तो वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन नहीं करनी। सबसे पहला काम क्या होता है, इंक्रीमेंटल आउटफ्लो। जब आप ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर कर देता हूं। इंक्रीमेंटल आउटफ्लो में हम क्या कहते हैं कि आपका कितने रुपए का मशीन आ रहा है माइनस कितने का बिक रहा है, तो 10 लाख का आ रहा है माइनस 3 लाख का बिक रहा है, तो ये 3 लाख माइनस हो गया। लेकिन यहां देखा आपका एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल जा रहा है 1 लाख का, पुरानी मशीन से था 1, न्यू मशीन में जाएगा 2, तो इंक्रीमेंटल कितना हो गया, 1 लाख का। फिर बात आई सर कैपिटल गेन कैपिटल लॉस ऑन द सेल ऑफ ओल्ड मशीन, नहीं करना, क्यों, क्योंकि ब्लॉक अभी कंटिन्यू हो रहा है, इट हैज सेवरल मशीन्स इन 20% ब्लॉक, वैसे भी आपकी पुरानी जा रही है तो नई वाली मशीन आ रही है, आपका कैपिटल गेन लॉस नहीं निकलेगा क्योंकि ब्लॉक अभी कंटिन्यू हो रहा है। अगर ब्लॉक खत्म होता है उस सिचुएशन में हम कोशिश करते हैं निकालने की, लेकिन यहां नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आगे जी नेट आउटफ्लो 8 लाख। फिर बात आई हमें इंक्रीमेंटल इनफ्लो चाहिए। क्वेश्चन ने बड़े ही क्लियरली दोनों मशीन का डाटा दिया, जिसमें से मैंने आपको साथ साथ ही बता दिया 36,000 यूनिट इसके हैं, 72 इसके हैं। आपको डिफरेंशियल वाला कॉलम बनाने की आवश्यकता ही नहीं, एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों का अलग अलग इनफ्लो निकाल लो और फिर इंक्रीमेंटल कर दो कि एक्स्ट्रा कितना आ रहा है न्यू वाले का, तो दोनों के यूनिट्स पता है। क्वेश्चन मेरे सामने है, मैंने टेलीग्राम पर भी भेज दिया था, जिन बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है वहां से देख सकते हैं। सेलिंग प्राइस है 10 रुपए पर यूनिट, तो आपने 10 रुपए से मल्टीप्लाई किया यूनिट्स को, सेल्स आ गई, माइनस करने हैं खर्चे, मटीरियल 2 रुपए पर यूनिट को पर यूनिट 2 रुपये, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया। एक दिया था लेबर कॉस्ट पर आवर, आपके आवर्स कितने थे 1800, पुराने वाली मशीन में 20 रुपए के हिसाब से, नई वाली मशीन में 30 रुपए पर आवर है। फिर लिखा है फिक्स ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, बिना डेप्रिसिएशन के फिक्स ओवरहेड इतने हैं, आपने सेल्स में से सारे खर्चे माइनस कर दिए। आगे जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 152 और 462, तो यहां से अगर आप इंक्रीमेंटल करते हैं ये आ गया जी 3,10,000। ये वाला कॉलम अलग से बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है, दोनों अलग अलग निकालकर आप सीधा बोल दीजिए जी हमारा इंक्रीमेंटल आ गया 3,10,000, और हर साल की सेम ही फिगर है क्योंकि क्वेश्चन ने ईयर वाइज नहीं दिया, तो यहां तक सेम है। हम डेप्रिसिएशन की भी ट्रीटमेंट ऐसे कर देते, लेकिन डेप्रिसिएशन ऐसे नहीं होगा क्योंकि WDV है, और WDV किस वैल्यू पर लगाना वो मेन चीज आपको ध्यान में रखना है। किस वैल्यू पर लगेगा ये देखिए जी, आपकी जो पुरानी मशीन थी आपने 6 लाख की खरीदी थी, 20% WDV के हिसाब से उसके ऊपर 2 साल की डेप्रिसिएशन लग चुकी, यानी कि आज की रेट में वो कितने की 384। कैसे, ये वाली चीज देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, आज की डेट में उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी, 2 बार उसके ऊपर 20% WDV लगा होगा। कैलकुलेटर पर करोगे 6 लाख माइनस 20% माइनस 20%, 3,84,000 की इसकी वैल्यू आज की डेट में आ रही है। 3,84,000 की थी इसकी वैल्यू, नया मशीन हमने खरीदा 10 लाख रुपए का, तो ये टोटल आ गया 1384, लेकिन 3 लाख रुपए की हमने मशीन बेची भी तो पुरानी, तो जो बेस होगा इसके लिए दैट इज गोइंग टू बी 10,84,000। ये किसका आया, नया मशीन का। पुरानी मशीन का कितना,
384। तो इंक्रीमेंटल कितना हुआ? इंक्रीमेंटल मतलब अगर पुरानी मशीन भी कंटिन्यू करता तो भी 384 पर डेप्रिसिएशन लेता, और अगर नई मशीन कंटिन्यू करता हूं, नई मशीन ले आता हूं, इन दैट केस मेरा होगा 1084। तो एक्स्ट्रा कितने के ऊपर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा? 7 लाख के ऊपर। तो आपने 7 लाख रुपए के ऊपर 20% लगाना है। 7 लाख का 20%, फिर माइनस करके जो है फिर 20, फिर 20। ईबीटीआईडी में से माइनस के डेप्रिसिएशन, ईबीटी आ गया, इंटरेस्ट तो है ही नहीं क्वेश्चन में, टैक्स माइनस किया, पैट आ गया, पैट में वापस डेप्रिसिएशन ऐड किया तो हम पहुंच गए कैश फ्लोज पर। ये 4 आपके कैश फ्लोज आए। फैक्टर की वैल्यू क्वेश्चन ने दी थी, मल्टीप्लाई किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया 4 साल का। इसके अलावा और क्या क्या चीजें याद रखेंगे? 0 ईयर में हमने इंक्रीमेंटल आउटफ्लो निकालते हुए वर्किंग कैपिटल माइनस किया था, विच इज ऑलवेज एज्यूम्ड टू बी रिकवर्ड इन द लास्ट ईयर। तो आपने जो गया था 1 लाख रुपए का रिलीज, उसको रिकवर कर लिया आप, और लास्ट ईयर का फैक्टर लगा दिया और माइनस कर दिया जो इनिशियल ईयर का आपका आउटफ्लो था इंक्रीमेंटल वाला। ये देखो ये वाली चीज 8 लाख। तो आपके पास आ गया जी एनपीवी, क्योंकि एनपीवी है पॉजिटिव, हम कह रहे हैं द एग्जिस्टिंग मशीन शुड बी रिप्लेस्ड। ये क्वेश्चन इंक्रीमेंटल से ही हमेशा बेटर रहता है। ऑल्टरनेटिवली इंस्टीट्यूट ने आपको करके दिया जी टोटल अप्रोच पर। टोटल सिर्फ देखना कितना बड़ा है, मैं कराऊंगा नहीं, करना भी नहीं चाहिए एग्जाम में, यही क्वेश्चन करते रह जाओगे। देखो अभी ये अभी चल रहा है क्वेश्चन का आंसर, अगर आप करोगे टोटल वाले बेस पर, बाप रे बाप, इतना बड़ा कौन करेगा भाई एग्जाम में, और चक दे फट्टे। नहीं जी नहीं, ये करने की आवश्यकता नहीं है। ये लीजिए, हम आगे लास्ट, अब आता है लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कहता जी कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021। ये क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट दे देकर थकता नहीं है, बहुत बार दे चुका भैया, बहुत आसान क्वेश्चन है लीवरेज का। कहता जी इक्विटी शेयर कैपिटल 7.5 करोड़ 75 लाख शेयर ऑफ 10 ईच रिजर्व सरप्लस डिबेंचर करंट लायबिलिटी। उधर बिल्डिंग मशीनरी करंट एसेट्स स्टॉक डेटर बैंक, यार इनका तो कोई लेना देना नहीं है, आप सीधा लिख देते सन्ड्री एसेट्स, तो भी बात एक ही थी। कहता जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन एज अंडर, फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम है 6 करोड़ की एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो यहां से निकल जाएगा ना, 15 करोड़ के डिबेंचर, उसके ऊपर 15%, 2.25 करोड़ आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट रेशो 60%, यानी कि पीवी रेशो कितना हो गया पुत्र? 40%। टोटल एसेट टर्नओवर यानी कि सेल्स बटे एसेट, ये एसेट्स का टोटल आपको दिया हुआ है 30, यहां आप भरोगे 30 तो आपके पास सेल्स आ जाएगी। इनकम टैक्स का रेट है 40%। कहता जी ईपीएस निकालो, डीओएल, डीएफएल, डीसीएल एंड कमेंट। नॉर्मली कमेंट वर्ड यूज होता है अगर आपके पास कोई कंपैरेटिव डाटा हो। अगर मैं कह दूं मैंने कंपनी का ईपीएस निकाला 5, मैं क्या कमेंट करूं इसके ऊपर? देयर इज नो कमेंट ऑन अ सिंगल फिगर। फिर भी इंस्टीट्यूट ने यहां कमेंट लिख कर दिया, तो कमेंट करें क्या? इंस्टीट्यूट ने वर्ड गलत लिखा है, इंस्टीट्यूट को वर्ड यूज करना चाहिए था एक्सप्लेन। क्या किया इंस्टीट्यूट ने? अपना आंसर दिया, ईपीएस निकाला और ईपीएस के बारे में 2 लाइन लिख दी कि ईपीएस क्या होता है। डीयूएल निकाला, डीयूएल के बारे में 2 लाइन लिख दी कि डीयूएल क्या दर्शाता है, क्या मतलब होता है। तो उसको कमेंट वर्ड नहीं कहते, दैट शुड आइडियली बी द वर्ड एक्सप्लेन और डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ दिस, इस तरह से। एनी हाउ, देखते हैं इसका उत्तर। ये लीजिए, कहां गए तुम? ये लीजिए, टोटल एसेट्स कितने के दिए आपको? 30 करोड़ के। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाया, सेल्स बटे एसेट इज, ये देखिए सेल्स बटे एसेट इज इक्वल टू टर्नओवर रेशियो 2.5। एसेट्स कितने के हैं? 30 के, तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया 30 into 2.75 करोड़ आ गया। सेल्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट वगैरह सारी चीजें बताई हैं। तो हम इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। सबसे पहले लिख दिया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो 60% थी, माइनस किया तो आप आगे कंट्रीब्यूशन पर। फिक्स कॉस्ट गिवन थी, माइनस किया ईबीआईटी पर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 15 करोड़ के डिबेंचर, 15% इंटरेस्ट माइनस किया, आप आगे जी ईबीटी पर। टैक्स माइनस कर दिया 40% का, आप आगे ईएटी पर। हमें सबसे पहले उन्होंने बोला ईपीएस निकाल कर बताओ। ये लीजिए जी, ईपीएस का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस का कोई पार्ट है ही नहीं, तो जितना पैसा ये बच गया ईएटी सारा इक्विटी के लिए। 13.05 करोड़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो कि गिवन थे 0.75 करोड़, आ गया जी 17.40 रुपए। कमेंट में देखो क्या लिखा है, वैसे मीनिंग लिखे, मैं सिर्फ ईपीएस का पढ़ रहा हूँ, डीयूएल, डीएफएल, डीसीएल का नहीं पढ़ूंगा। वो जो आपको क्लास में लिखवाया गया है बेसिक, आपने वो लिख कर आना है। इंस्टीट्यूट यहाँ पर भारी भारी इंग्लिश लिखकर डराने की कोशिश करेगा। इट इंडिकेट्स द अमाउंट विच द कंपनी अर्न्स पर शेयर बेसिस। इन्वेस्टर्स यूज दिस एज अ गाइड व्हेन दे वैल्यू द शेयर एंड while making investment decision. It is used as an indicator to compare the firms with industry segment. कल को आपने शेयर मार्केट में पैसे लगाने, ऑब्वियसली आप देखना चाहोगे कि जिस कंपनी में आप लगा रहे हो भाई उनका ईपीएस कितना है। सिर्फ ये नहीं लोगों की बातें सुनकर ये शेयर ना बड़ा अच्छा लगा दो इसमें, अरे खुद का एनालिसिस तो करो। फिर जब पैसे डूबेंगे तो दूसरा थोड़ी कहेगा कि मैं तेरा लॉस कंपेंसेट कर दूंगा। तो हमें अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए। आप जिस कंपनी में लगा रहे हो पता चला उनका लॉस था पिछले साल, तो ईपीएस नेगेटिव में है भाई, तो हमें ईपीएस चेक करना होगा
और मान लो आपने लक्स कंपनी का चेक कर लिया, इसके कॉम्पिटिटिव कौन कौन है, डव सोप वाले हैं, ठीक है ना, और जितने भी इस बाथिंग सोप इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव प्लेयर होंगे सबका ईपीएस चेक करोगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि इन इंडस्ट्री एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटिव फर्म्स वेयर डू यू स्टैंड, उस हिसाब से आप डिसीजन लेंगे। फिर बोला ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल दो, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, कॉन्ट्रीब्यूशन भी है और ईबीआईटी भी है, 30 लाख बटे 24 लाख, ये आ गया जी 1.25। और डीयूएल क्या दर्शाता है, इंपैक्ट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट, जितना ज्यादा डीयूएल होगा मतलब उतना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड कॉस्ट का इंपैक्ट रहेगा। फाइनेंशियल लीवरेज फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, क्योंकि ये किसका इंपैक्ट दर्शाता है, फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट का। क्वेश्चन में अगर प्रेफरेंस होता तो फॉर्मूला बड़े वाला लगता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, बड़ा आसान, 24 बटे 21.75 1.103 आ गया। एग्जाम में आप 2 डेसिमल प्लेस तक करके आ सकते हैं, ठीक है ना। और कंबाइंड लीवरेज, इसमें तो क्या इन दोनों का इंपैक्ट एक साथ देखते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कंट्रीब्यूशन और दोनों इंपैक्ट आ जाए, इसलिए लास्ट वाली फिगर ईबीटी, तो इसके अंदर फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट भी आ गया और ऑपरेटिंग वाला और फाइनेंसिंग का भी आ गया। तो 30 डिवाइड बाई 21.75 ये वैल्यू आ गई जी 1.38। तो आप इसमें कमेंट में लिखा होगा जी डीसीएल शोज द टोटल इंपैक्ट, दैट इज द इंपैक्ट ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एज वेल एज द फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट, ठीक है ना। थियरी में इंस्टीट्यूट ने कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली दिए हुए हैं क्योंकि एग्जाम में आते ही, ये आप हमारे मैराथन लेक्चर जो है वहां से कर सकते हैं और इसको पढ़ने की खास कोई आवश्यकता होती नहीं क्योंकि हमारा मेन जो है वो हमारा प्रैक्टिकल के ऊपर ही जो है कंसंट्रेशन रहता है, ठीक है ना। तो इस पेपर में इतना ही था जी, फटाफट से मैंने बता दिया सो दैट आप बच्चों का समय जो है ज्यादा ना लगे, कुछ मुश्किल नहीं था, आसान है, और उम्मीद करते हैं आने वाला पेपर भी आपका बहुत अच्छा होगा। लगे रहिए जोश से, बाय बाय।